जय हिंद बच्चों। एमसीक्यू के सेट नंबर 7 को लेकर हम आए हैं, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए, पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 3 × 10⁻10 यहाँ पर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर +50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको +25 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है -25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बताते चले कि जो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 100/f, ये सेंटीमीटर में जब होगा तब फॉर्मूला, नहीं तो 1/f और ये मीटर में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षमता का मान कितना दिया है, +2 दिया है। तो +2 = 100 और सेंटीमीटर में आप पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद f क्या करिए आप, f बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 100/2 बराबर कितना आएगा, +50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, और ऑप्शन है यहाँ पर पहला बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है यहाँ पर काला और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सफेद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जब हम हैं और यहाँ से आसमान को देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। उसका कारण है प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें काला दिखाई देता है। जबकि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाएगा तो वहां पर आसमान को वो जब देखेगा तो उसको वो नीला नहीं दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सी टिक सही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, वैद्युत सेल की पहचान। चौथा क्वेश्चन है वैद्युत सेल की पहचान। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वैद्युत सेल का सिंबल कौन सा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है +-। दूसरा ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर ऐसे, तीसरा ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर ऐसे, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर बना है यहाँ पर इस तरीके से A+ है यहाँ पर और यहाँ माइनस है। तो वैद्युत सेल आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, ठीक। तो वैद्युत सेल के लिए तो ये सही है, लेकिन ये किसका सिंबल है, ये है प्रतिरोध का सिंबल। ये किसका सिंबल है, राजतार का सिंबल है। ये किसका है, अमीटर का। इसी प्रकार से अगर ये यहाँ पर V लिखा होता तो यहाँ पर ये किसका हो जाता, वोल्ट मीटर का हो जाता। तो आप लोग इस सिंबल को जरूर पढ़ के पेपर में अपने जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये 5वां क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको ये बताना है कि ये किसका मात्रक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास वैद्युत शक्ति, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वैद्युत धारा, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है वैद्युत ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको वैद्युत आवेश। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और किसकी ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग क्वेश्चन। फिर छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान, की वैद्युत धारा का मान। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए 10 के पावर 3 प्लस में एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 के पावर -3 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 के पावर -6 एम्पियर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 10 के पावर +6 एम्पियर। आप लोगों को बताते चले माइक्रोन, एक माइक्रोन जो है वो वैल्यू होती है 10 के पावर -6 की। अगर मीटर में आप बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो यहाँ पर आपसे माइक्रोन के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ पर एक माइक्रोन अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा माइक्रोन 10 के पावर -6, तो आंसर ये सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आप लोग एक एंगस्ट्राम को भी पढ़कर जाएंगे पेपर में। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये चीजें को याद करके जरूर जाइएगा, पेपर में ये काम आएंगे आपके। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं, आपूर्ति की आवृत्ति है, आपूर्ति की आवृत्ति है। यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, आप लोग इसको याद रखिए जरूर। 0 आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज और HZ से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 50 हर्ट्ज और तीसरा ऑप्शन है 60 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज। तो आप लोगों को बताते चले जो भारत में जो विद्युत एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, आठवां क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहां पर आपको पहचानना होगा कि इसमें से संगमरमर का फॉर्मूला क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये चूने का फॉर्मूला है, कलई चूना जिसे कहते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? कलई चूना, जो जिंदा चूना होता है उसका फॉर्मूला है ये। और ये कौन सा फॉर्मूला है? बुझा चूना का फॉर्मूला है। जिन बच्चों को नहीं याद है वो जरूर याद करके लें इसको, ये आपको काम आएगा पेपर में। और यहाँ पर जो ये संगमरमर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम संगमरमर के नाम से जानते हैं, आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभव है, मतलब उस विलियन का पीएच मान कितना होगा ये बताना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। एक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कोड बताया है, लक्षणा, ला से लाल लिटमस और छा से क्षार की उपस्थिति में क्या कर देता है, वो उसे नीला कर देता है। और आपको पता है कि पीएच का मान जब 7 से अधिक हो तब वो क्षार होता है। यहाँ पर सबकी वैल्यू देखो आप 7 से कम है तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बल्कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 8वां, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8। तो वो बिलियन कितने पीएच का होना है? वो 8 पीएच का होगा मान, जिससे वो क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक जो है कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, पहला ऑप्शन है यहां पर आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर, चौथा ऑप्शन है 4। तो आप देखें यहाँ पर H2SO4 जब ये टूटेगा ना
तो क्या बनाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर कितने H प्लस आपको मिलेंगे, 2H प्लस मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए। अगर HCl टूटता है तो यहाँ पर क्या बनता है, H प्लस और Cl माइनस। H3PO4 जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, 3H प्लस और PO4 माइनस माइनस माइनस। तो इस तरीके से H3PO4 में कितने H प्लस आपको मिलेंगे 3, H2SO4 में 2 और HCl में 1। ये चीज आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, लिखते हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है और ऑप्शन पहला दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O। दूसरा ऑप्शन है NaHCO3 और तीसरा ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है NH4Cl। तो आप लोग देखें यहाँ पर धामन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल्स H2O जुड़े हुए होते हैं। जबकि ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये तो आपका साधारण नमक हर घर में यूज करने वाला है। और ये क्या है, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, जिसे नौसादर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है, नौसादर। और ये क्या है, बेकिंग सोडा, किंग सोडा। और ये क्या है, साधारण नमक। ये आप लोग नोट कर लेंगे। और ये तो आपका धामन सोडा ही है, ये पता ही चल गया ऑप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धातु निम्नलिखित में धातु कौन है। धातु यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 12 पर। धातु है और पहला ऑप्शन दिया है बोरॉन, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर लिथियम, तीसरा ऑप्शन दिया है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर कार्बन। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग प्रथम वर्ग के तत्वों की बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन वगैरह मिलते हैं, सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। और जस्ट उसी के बगल जब हम लोग देखते हैं तो बेरिलियम, कैल्शियम वगैरह मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। तो पहले वर्ग में आप देखेंगे हाइड्रोजन के बाद जो है तीसरे नंबर पर लिथियम है। और पहले वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। जबकि दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो धात्विक तत्व है वो कौन है, वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। श्रृंखलन गुण पाया जाता है, मतलब श्रृंखला बनाने का गुण किसके अंदर पाया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ये कार्बन है ना, ये देखो चेन बनाता है, श्रृंखलन, रिंग चेन भी बनाता है, ओपन चेन भी बनाता है। तो इसके अंदर चेन बनाने के गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर, जो कि बायो से है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं या उनके आने की संभावनाएं हैं। ऐसे करके मैं आप लोगों को पर डे एक पेपर सॉल्व करवाता हूं। अगर आप लोगों को मेरे ये समझाने का ढंग पसंद आ रहा है तो अपने क्लास के दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। 14 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग और देखते हैं मनुष्य के, कह रहा है क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक जिसे हम मोलर दांत कहते हैं, मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, संख्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर 2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 4, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 6 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 8। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, जबड़े कितने हैं हमारे, 2, एक नीचे का जबड़ा एक ऊपर का जबड़ा। तो यहाँ पर प्रत्येक जबड़े में पूछ रहा है, मतलब केवल या तो ऊपर बता दीजिए या तो नीचे। आपको पता है फॉर्मूला जो मनुष्य का दंत सूत्र है वो क्या है, 21-23/21-23। और यहाँ पर ये क्या है, सीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। और गुणे 2 बराबर 32 दांत होते हैं मनुष्यों में, जिनमें से 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि दोबारा उगते हैं, जिसे हम द्विदंती के नाम से जानते हैं, डाइफ्यूडोंट भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखें ये चवर्णक पूछ रहा है, दैट मींस मोलर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मोलर की संख्या टोटल अगर हम देखें 3 और 3 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है आपसे पूछ रहा है
चवर्णक के बारे में, मोलर के बारे में। तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 12, और फिर ऑप्शन आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक जबड़े में कितने 6 और फिर नीचे 6 ऊपर 6। इस तरीके से अगर ये कहता कि प्रीमोलर संख्या कितनी है, अग्र चवर्णक जिसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 टोटल धातु थे, 4 ऊपर 4 नीचे, तब ये सही हो जाता। कैनाइन आपसे इंसीजर पूछता, कैनाइन पूछता तो 2 और गुणे 2 4 टोटल होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अगर आपसे पूछा इंसीजर तो 2 दूना 4, 4 ऊपर 4 नीचे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है यहां पर जड़ में, दूसरा ऑप्शन है पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है यहां पर तने में, चौथा ऑप्शन है यहां पर फूल में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कहां पर चलती है, पत्तियों में चलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पत्ती सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें अगर हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन की, तो देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घेघा रोग, 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घेघा रोग, घेघा रोग, घेघा रोग का नियमन करता है, का नियमन करता है। और पहला ऑप्शन है यहां पर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, तीसरा ऑप्शन है यहां पर इंसुलिन, और चौथा ऑप्शन है यहां पर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो आप लोग ध्यान से देखें, घेघा रोग कहाँ होता है, ये गले में, हम लोगों के यहाँ पर फूल जाता है गला, और जो कि किसकी वजह से, आप लोगों ने बहुत सारे ऐड में भी सुना होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है, इस थायरॉक्सिन क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को मेंटेन करता है। तो नियमन कौन कर रहा है, थायरॉक्सिन, ये सही है। इंसुलिन यहाँ पर क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा को है उसको कंट्रोल करता है। एड्रीनालिन क्या करता है, ग्लूकोज में जो है मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है, को प्रोत्साहित करता है। मतलब यहां पर आपको बताना है उस हार्मोन का नाम जो अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, और तीसरा ऑप्शन है एथिलीन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास जो है नन। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अनिषेक फलन को कौन जो है प्रोत्साहित करता है, ऑक्सिन जो है हार्मोन करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ के लिए, एथिलीन फल को पकाने वाला हार्मोन है, ये आप लोग जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। टीएच मॉर्गन ने, एक साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया, अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया। तो पहला ऑप्शन है यहां पर फल मक्खी, और दूसरा ऑप्शन है बालू मक्खी, तीसरा ऑप्शन है यहां पर घरेलू मक्खी, और चौथा ऑप्शन है यहां पर सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। तो आप लोगों ने इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन कि इन्होंने क्या किया था, फल मक्खी पर अपना प्रयोग किया था जेनेटिक्स से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एक द्विसंकर का दृश्य प्रारूप है, एक द्विसंकर क्रॉस का दृश्य प्रारूप है। दृश्य प्रारूप का मतलब हुआ फिनोटाइप। यहाँ पर ऑप्शन है 1:2:1, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2:1:2, तीसरा ऑप्शन है 9:3:1, और लास्ट ऑप्शन है 3:1। तो आपको बताते चले जो द्विसंकर संकरण कराया था मेंडल ने, उसमें जो फिनोटाइप रेशियो मिला था 9
F2 जनरेशन में 9:3:3:3:1 का मिला था, जबकि जो एकल संकरण में यहाँ पर 3:1। तो ये ऑप्शन नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप नंबर 7 का। देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर, मेंडल 20 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने जीन के स्थान पर, जीन शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया? अब यहां पर पहला ऑप्शन है आपके लिए वाहक, दूसरा ऑप्शन है कारक, तीसरा ऑप्शन है संदबक और चौथा ऑप्शन है सिस्ट्रॉन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेंडल थे वो जो है एक मैथमेटिशियन थे और जो है उनको जीन वगैरह के बारे में जानकारी नहीं थी। जीन शब्द तो जाकर जॉनसन ने बाद में दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने जीन शब्द की जगह पर क्या वर्ड यूज किया था? कारक। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा मिल सके, उनके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इस बात को आप गांठ बांध ले कि जो मैं सेट करा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।